PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसिल्क में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। PSL सुपर लीग का जो मरहला था, सबसे डिफ़िकल्ट मरहला था, वो ख़त्म हो चुका है। अब सब टीमें जो है, 4 टीमें जो हैं वो प्ले ऑफ में जा चुकी हैं। और हमने देखा कि इतवार वाले दिन जो है वो मैच था लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जिसमें पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हुई और लाहौर कलंदर ने अपनी जगह बनाई। तो चारों जो टीमें हैं वो इस वक्त जगह बनाने में कामयाब हो गई। और जो दो टीमें थीं, जिसमें से मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी है, बाबर और रिजवान की जो टीम है वो बिल्कुल इस बार PSL से आउट हो गई है। और आज जो मैच है वो लीग स्टेज का आखिरी मैच होगा, वो है कराची वर्सेस इस्लामाबाद। तो मैच जो है वो आज आई थिंक वो एक टेस्ट मैच ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी जगह बरकरार रख चुके हैं और बहुत अच्छा खेल चुके हैं। तो आज ओवरऑल हम PSL के ऊपर थोड़ा सा तबसरा करेंगे कि किसने अच्छा खेला, किसने अपना अपने आप को मुस्तहकम रखा और पॉइंट्स टेबल पे किसकी पोजीशन जो है मुस्तहकम है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो सर फहरिस्त है। तो सब एनालिसिस के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चिराग बलोच, और हमें कराची से ज्वाइन करें हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ। सर, पहले मैं आपकी तरफ रुख करूँगी कि PSL 10 में क्या खोया, क्या पाया, और पॉइंट्स टेबल पर अगर आप सिनारियो पर नजर डालें तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो PSL बीच में जो थोड़ा सा जो गैप आया, उसकी वजह से डेफिनेटली जो फैंस हैं और जो इवन प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये अरसा ज़्यादा नहीं गुजरा और बहुत जल्द दोबारा शुरू हो गया। आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि PSL एक वाकई बहुत बड़ी लीग है और दुनिया की दूसरी नंबर 2 लीग है ये, अगर हम कंपेयर करें। और इसमें हर प्लेयर जो है वो आना चाहता है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वार्नर वापस जाने के बाद वापस आए और दूसरे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है वो वापस आए, तो उन सबको इस चीज़ का अंदाजा है कि ये लीग जो है कितनी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो कोई बहुत ज़्यादा खुशाइंद नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिवाय इक्का दुक्का खिलाड़ियों के बाकी जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर्स थे वो अपना लोहा नहीं बनवा सके। वो ये नहीं बता सके कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हैं। सो ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए, और वो किस तरीके से इसको आगे लेके जाएंगे इसको देखना होगा। क्योंकि T20 के फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी और इनफैक्ट वनडे क्रिकेट में भी कोई आपके पास बहुत ज्यादा ऐसा मटेरियल नहीं आ रहा है जिसको हम ये कह सकें कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके स्ट्रेट अवे कि उनका मुकाबला कर सकते हैं। यस, 1-2 में अच्छे प्लेयर्स नजर आए। हसन नवाज ठीक है, पाकिस्तानी कंडीशन में बहुत अच्छा खेले और नजर आता है कि उनमें कॉन्फिडेंस भी है, स्किल्स भी है। 1-2 खामियां जो नजर आती हैं वो वक्त के साथ साथ वो दूर हो जाती हैं। उसके बाद अली रजा एक ऐसे प्लेयर आपको नजर आए हैं जिनके ऊपर अगर काम किया जाए, अच्छे तरीके से उनको मॉनिटर किया जाए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको तैयार किया जाए, तो आगे जाके आपके लिए अच्छा हो सकते हैं। अब मास सदाकत एक और मुझे प्लेयर जो है जिसने इम्प्रेस किया, वो मुझे नजर आया कि जिन्होंने शो किया कि वो वाकई आगे जाकर पाकिस्तान के लिए खेल सकते। ये सारे लड़के यंग हैं। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के पास कुछ यंग लड़के ऐसे आ रहे हैं जो मैं T20 के फॉर्मेट की अगर सिर्फ बात करूं तो उसमें तो आपको ये खपते हुए नजर आ रहे हैं। बट क्या ये लॉन्गर वर्जन में उतने ही कारआमद साबित होंगे या नहीं होंगे, ये वक्त बताएगा। और जब तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे उस वक्त तक जो है ये इशू रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर मैं ओल्डर एज की तरफ जाता हूँ तो नईम जो कि एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मुझे नजर आया, वो भी बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने खेला। लाहौर कलंदर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। सो एक वो, और इसके अलावा एक आध और प्लेयर भी हैं जिन्होंने इम्प्रेस किया है इसमें। बाकी मुझे ना बॉलिंग में कोई बहुत ज्यादा ऐसे आउटस्टैंडिंग बॉलर्स में नजर नहीं है। खासतौर पर मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ। स्टिल आप देख रहे हैं कि शादाब खान आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें कि मोहम्मद नवाज वापस आए हुए हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं। जो आपके ऑलरेडी अबरार अहमद जो है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। सो ये वही प्लेयर्स हैं जो आपके पास पाकिस्तान को मुख्तलिफ अगर हम बात करें तो उन्होंने भी तो अच्छा कमबैक किया ही है। अब लेट्स सी उनकी पोजीशन कहां बनती है। देखिए, फ़हीम अशरफ का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि देखिए, मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ कि कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए। देखो, इट्स नॉट दैट कि आपने एक मैच में कर दिया उसके बाद हम 10 मैच तक वेट कर रहे हैं कि जी कब परफॉर्म करेंगे, कब परफॉर्म करेंगे। फिर उससे होता ये है कि आपको जब इतने ज्यादा मौके दे दिए जाते हैं और अगर आप फिर भी परफॉर्म नहीं करते तो मेरा अल्टीमेटली जाके वो आसिफ अली वाला रोल होगा
फहीम अशरफ का भी, अगर वो हर दूसरे या तीसरे मैच में डिलीवर करके नहीं दे, या वो बॉलिंग में डिलीवर करके दें या वो बैटिंग में डिलीवर करके दें। आप देखें, एक दफा वो बैटिंग करते हैं फिर 6 इनिंग्स तक कुछ नहीं करते, एक दफा बॉलिंग अच्छी करते हैं फिर 5-6 इनिंग्स तक नहीं पता लगता कि वो कहाँ है। सो ये कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी इन प्लेयर्स में, हर दूसरी तीसरी इनिंग में कोई ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन दें जिसकी वजह से उनकी टीम जो है वो मैच जीते। सर बिल्कुल आपने बात सही की है। थोड़ा सा अगर हम इमाद वसीम की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज फ्यूचर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इमाद वसीम, अब तो हमें उनके मतलब सोचना भी नहीं चाहिए। इमाद वसीम हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, आई थिंक इनके ऊपर देखें, चाहे शोएब मलिक का भी हम देखते हैं कि वो अभी भी खेलना चाह रहे हैं। डू यू थिंक दे हैव अ फ्यूचर? देखिए, आपकी T20 क्रिकेट जो है ना, अब आपने वर्ल्ड कप की तरफ जाना है। बाय द टाइम ये वर्ल्ड कप आएगा तो ये तो 1 आध साल और ओल्डर हो चुके होंगे। सो इश्यूज तो रहेंगे ना इनके साथ, तो इनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट हसन नवाज, अ ग्रेट प्लेयर और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो खेल रहे हैं, आप उनके बारे में क्या बात करते हैं? देखिए, हसन नवाज को जितना भी मैंने अभी देखा है, हमने इनको ट्राई किया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। देखिए, जो तो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस हैं, मुझे वहां तो वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही वो परफॉर्मेंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड में, जहाँ पर बाउंस ज्यादा होता है? क्योंकि हमें ये नजर आया कि पाकिस्तानी जितने भी बैटर्स हैं उनको इश्यूज हो रहे हैं शॉर्ट बॉल के, उनको बाउंसर्स के ऊपर इश्यू हो रहे हैं। और देखें, बाहर के ममालिक में बाउंड्रीज जो है ना इतनी छोटी नहीं होंगी, वो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज होती हैं 70 यार्ड्स की, 75 यार्ड्स की। तो उसको क्लियर करना जो है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। लेकिन स्टिल पोटेंशियल मुझे नजर आता है। मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं आगे जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल मुझे उनमें नजर आता है। वो फील्डर भी अच्छे हैं और आई थिंक जिसमें एक कैपेसिटी हो कि वो मैच को जिता लेता है एज ए सिंगल प्लेयर। सो आई थिंक 2 से 3 मैचेस उसने जिताए हैं, जो ये शो करता है कि उसमें पोटेंशियल तो है एक अच्छे प्लेयर बनने का। अच्छा सर, मैं इसके ऊपर ना एक खेलना होता है, वहाँ कैसे हो वो देखना हो। अच्छा सर, मैं एडिशन करना चाहता हूँ इसके ऊपर, एक आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये बताएं कि हमने अक्सर देखा है, हमने पाकिस्तान टीम के अंदर हसन नवाज को देखा, उन्होंने ओपन किया था, लेकिन PSL के अंदर जितनी परफॉर्मेंसेस देखी हैं वो मिडल में किया उन्होंने। तो आप पाकिस्तान में अगर आप हो टीम में तो आप उसको कहाँ पे ट्राई करना चाहेंगे, मिडल ऑर्डर में या ओपन पे? देखिए, एक तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो T20 या शॉर्टर फॉर्मेट के जो ये कॉन्टेस्ट होते हैं ना, इसमें बैटिंग को ना फ्लोटिंग दर्जा दे दिया गया है। आप देखते होंगे मुख्तलिफ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी प्लेयर्स फ्लोट करते हैं। ओपनर्स नीचे भी खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ओपन भी कर रहे हैं। सो ये सिचुएशन की डिमांड जो है वो बताएगी कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अगर वो एज एन ओपनिंग बैटर्स है, अगर ओपनिंग बैट्समैन है और आपके पास ऑलरेडी आपके पास जो दो ऐसे ओपनर हैं जो आपको मुश्किल में डाल के चले जाते हैं आफ्टर 10-12 ओवर्स, 6 to 7 रन, 7 to 8 रन के आपको रन स्कोर के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे वाले आके उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लेके जाएंगे 200 प्लस के ऊपर। सो अगर आपके पास ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है, नईम आपको नजर आ रहा है, आपको हसन नवाज नजर आ रहा है, तो आप व्हाई नॉट ट्राई इनको एज एन ओपनर। जैसे अभी आप कल परसों ही जिक्र कर रहे थे कि जो भी आगे जो सीरीज आने वाली है, इसमें आप ये वाले कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें कि आपके पास मे बी 20 ऑड मैचेस हो या मे बी 18 या मे बी 24 ऑड मैचेस हो बिफोर द वर्ल्ड कप। सो उसको आपको ब्रैकेट डालना होगा 10-10 4 मैचेस, 6 मैचेस, इसके ब्लॉक बनाएं और उसमें आप देख लें कि आपने कौन से ओपनिंग के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने हैं। इन्हीं लड़कों को आप ट्राई करें, ओपनर भी। और अगर आप देखते हैं कि अगर ओपनर में कामयाब नहीं रहे हो तो मिडिल ऑर्डर में आपको भी जरूरत है, इसलिए कि मिडिल ऑर्डर में भी आपके पास आके कोई ऐसा बैटर नहीं है जो मैच को फिनिश कर सके। सो हसन नवाज ने ये बताया कि वो मैच को फिनिश करता है। सो ये ऐसे प्लेयर्स को आप ये तो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन वेरियस टीम के खिलाफ अगर आजमाएंगे तो आपको बिफोर द वर्ल्ड कप 10 मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप आपके पास एक ऐसा स्क्वाड होगा जिसमें आपको पता होगा कि आपके पास कौन से ओपनर्स हैं जो T20 में ओपन जा सकते हैं और कौन से ऐसे ओपनर हैं जिनको आप मिडिल ऑर्डर में लाके उनको ग्रूम इस तरह करके और उनको मैच का फिनिशर बना सकते हैं। देखिए, आपके पास साइम अयूब मौजूद है, आपके पास फखर जमान मौजूद है। तो ये प्लेयर अगर ऊपर खेल रहे हैं तो अगर आपके पास ये प्लेयर्स नईम नंबर 3 पे आके या ये हसन नवाज नंबर 4 पे आके आपके 20 ओवर को कंज्यूम कर लेते हैं तो आई थिंक कहीं भी ये नहीं होगा कि पाकिस्तान 200 से नीचे रन करेगा। अगर ये लोग इसमें से 2 से 3 प्लेयर भी खड़े हो गए तो आपका स्कोर जो है वो 200 प्लस होगा ही होगा।
सर बिल्कुल वेरी वेल सर, और स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए प्लेयर्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में खिलाना भी चाहिए, और उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है डोमेस्टिक का वो बेहतर होगा अगर उनको हम पहले यहाँ खिलाएंगे फिर हम इंटरनेशनल के लेके जाएंगे। टेलेनॉर क्या कह रहा है? टेलेनॉर कहता है कि अगर आप मैच से पहले देखना चाहते हैं प्रेडिक्शंस, एक्सपर्ट गेम एनालिसिस और मैच की ढेरों ढेर अपडेट्स, तो आप डाउनलोड करें माई टेलेनॉर ऐप और ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इनामात भी जीत सकते हैं। और मैच के कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो कैप्चर करता है टेलेनॉर वूहू, तो टेलेनॉर वूहू क्या दिखा रहा है आइए देखते हैं। सो दिस वाज सिलवार मिर्ज़ा, एमर्जिंग जो टैलेंट है पाकिस्तान का इमर्ज कर रहे हैं, तो उनकी ज़बरदस्त किस्म की कैप्चर देखी है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का जो मैच है वो है कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और ये हो रहा है रावलपिंडी स्टेडियम में। दोनों टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ्स में, मगर ये जो मैच है ये एक तरह से प्रैक्टिस मैच होगा, और देखना ये है कि कौन जो है वो इस मैच को जीता है, तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर हो सकती है। और अगर हम बात करें इस मैच के हवाले से, तो मैं सर आपका रुख करूँगी कि आज का जो मैच है वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मगर एज अ प्रैक्टिस मैच आई थिंक ये इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए ये एक किस्म की ड्रेस रिहर्सल होगी प्लेऑफ, क्योंकि दोनों टीमों ने अपने अपने कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बनाए हुए हैं, और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो ये समझते हैं कि इनको प्लेऑफ में खेलना है, इनको वो 11 पिक करने चाहिए ताकि उनको प्रैक्टिस मिले। और वैसे ही आपको पता है कि ये जो गैप आया था इसमें ज्यादातर मैच प्रैक्टिस नहीं मिली होगी, नेट पे तो डेफिनेटली इन्होंने प्रैक्टिस की होगी। सो मेरे अपने नज़दीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर दोनों टीमों के लिए, कि वो अपनी बेस्ट अवेलेबल प्लेइंग 11 खिलाएं, ताकि इनके अगला जो मैच होना है जो भी 1 और 2 और 3 और 4 के दरमियान, सो उसके लिए ये तैयारी करें, और कोशिश करें कि क्राउड जितना भी आज वहाँ पर हो उनको अच्छी क्रिकेट से उनको महसूस करें। और वैसे भी आज ये मैच शायद 7:30 बजे शुरू होगा, सो अर्ली स्टार्ट भी होगा और अर्ली फिनिश भी होगा। बिल्कुल सर ऐसा ही, और इस्लामाबाद जो है अपने कहते हैं ना कि होम ग्राउंड में खेलेगी, कराची के लिए भी एक मौका है, बट दोनों ने ये मैचेस यहाँ खेले हुए, दोनों को पता है कि विकेट कैसी होगी। चिराग मैं आपकी तरफ रुख करूँगी, बांग्लादेश सीरीज़ होने वाली है, क्या कोई स्केड्यूल अनाउंस हुआ है अभी तक? देखिए अभी तक जो सोर्सेज की जानिब से बताया गया, अभी तक ऑप्शंस के ऊपर गौर चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान अब अकेले सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको लेकर नहीं चलना, उसको बांग्लादेश के साथ जो है वो शेयर किया गया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर किया। 3 ऑप्शंस जो है उनको डिफरेंट ऑन प्लेट दी गई है। अब उसमें से बांग्लादेश का बोर्ड जो भी सेलेक्ट करेगा वही उसको फाइनलाइज होगा, लेकिन उनको जो ऑप्शंस दी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ऑप्शन ये है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से लाहौर के अंदर 25 को PSL का फाइनल होना है, तो सीरीज़ का आगाज़ जो है वो लाहौर से किया जाए। ठीक है, पहले 3 मैचेस लाहौर करवाए जाएं और फिर फैसलाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाए। एक ऑप्शन ये रखी गई है। दूसरी ऑप्शन के अंदर, लेकिन इसके अंदर PCB ये चाहता है कि हम फैसलाबाद से स्टार्ट करें फिर लाहौर आएँ। और दूसरी ऑप्शन ये रखी गई है कि बांग्लादेश से उनको बताया गया कि इस तरह से स्केड्यूल बताया गया, जो कि ऑनवर्ड सामने हमारे भी आया था कि 27, 29 और फिर यकम 3 और 5 को यहाँ पर लाहौर के अंदर मैचेस, जो पहले स्टार्ट फैसलाबाद में। दूसरी ऑप्शन ये रखी गई है जो कि PCB चाहता है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि बजाय सीरीज़ को 5 मैचेस का किया जाए, 3 मैचेस की सीरीज़ करवा कर उसको ख़त्म किया जाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि बांग्लादेश बोर्ड ये चाहता है कि ईद से पहले पहले जो है वो सीरीज़ हर हाल के अंदर ख़त्म की जाए, और ताकि वो ईद घर जाकर अपने कर सकें। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से कौन सी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सेलेक्ट करता है ये हमें 1 से 2 दिनों के अंदर पता चल जाएगा, और फिर फाइनलाइज हो जाएगा। क्योंकि अभी बांग्लादेश सीरीज़ अभी खेल रहा है UAE के अंदर, वहाँ से उन्होंने फ्री हो जाना, तो उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान ही आना है। तो उसी चीज़ को अब मैं मिक्स कर देता हूँ कि उनके प्लेयर भी जो है वो फ्री हो जाएंगे आज, क्योंकि सिकंदर जो है वो चले गए हैं, लाहौर को छोड़कर चले गए, वो लाहौर के लिए बहुत बड़ा धचका है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ये हम डिस्कस करेंगे कि ईद से पहले क्यों वो चाहते हैं वापस वतन वापस जाना, तो डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बांग्लादेश का स्केड्यूल अभी तक फाइनल नहीं हुआ, जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ होने वाली है, मगर थोड़ी सी बात करेंगे जो फॉरेन प्लेयर्स चलेंगे, जिनमें से सैम बिलिंग्स हैं, जिनमें से ओवल हैं और जिनमें से सिकंदर हैं। आई थिंक नेशनल ड्यूटीज़ कम फर्स्ट, मगर लाहौर कलंदर्स ने उनकी जगह मुख्तलिफ प्लेयर्स बुलाए हैं, और उसमें से 2 बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं, जिनमें से मेहदी हसन मिराज और रिशाद हुसैन का जो नाम है वो सामने आ रहा है। और सर मैं आपकी तरफ रुख करूँगी, आप बताएं कि ये लाहौर कलंदर्स की तरफ से क्या ये फैसला ठीक है? देखिए जी, एज पर रूल्स ये है कि जब भी किसी प्लेयर को नेशनल ड्यूटी पे बुलाया जाएगा तो हर उस लीग को उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यही वजह है कि सिकंदर अजला क्योंकि ज्वाइन कर रहे हैं अपनी नेशनल टीम को, इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। और उसकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं, आई थिंक एक तो मेरे अपने नज़दीक ये बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है, क्योंकि मिराज जो है वो यहाँ अगर जब खेलेंगे तो यहाँ की कंडीशंस, क्योंकि यही उन्होंने सीरीज खेलनी है,
पाकिस्तान में ही जो भी इस PSL के बाद होनी है। सो आई थिंक उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिलेगा कि वो यहाँ की कंडीशंस को पहले से समझ लें, मौसम को भी देख लेंगे कि कितना गर्म है और पिचेस की कंडीशन जो है वो कैसी है। रिशाद तो पहले भी यहाँ के खेल के जा चुके हैं, फिराज के लिए जो है वो काफी अच्छा होगा। सो इस किस्म की चीजें आप देखें कि दुनिया की हर लीग में इस तरह की रिप्लेसमेंट्स होती रहती हैं। कभी श्रीलंका के प्लेयर्स आएंगे, कभी जाएंगे, कभी बांग्लादेश के प्लेयर्स आएंगे जाएंगे। जब उनके यहाँ भी लीग्स होती हैं तो नेशनल ड्यूटी के लिए जब भी किसी प्लेयर को बुलाया जाता है तो वो अपनी उस टीम को छोड़ के आ जाता है, क्योंकि नेशनल ड्यूटी जो है वो ज्यादा मैटर करती है बनिस्बत इन लीग्स के। तो इसलिए ये एक यूनिवर्सल एक किस्म का रूल है कि जब भी नेशनल ड्यूटी के लिए कॉल किया जाएगा किसी प्लेयर को, उसको आपको छोड़ना है। तो सर इसका मतलब है कि ये प्लेयर्स ट्राई करेंगे जेलन के लिए, तो लाहौर कलंदर के लिए भी एक डिफरेंट सिचुएशन होगी क्योंकि आगे प्लेऑफ्स हैं और प्लेऑफ्स बहुत मुश्किल मरहला है। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। और मैं आपकी तरफ मैं चिराग की तरफ रुख करूंगी। चिराग, BCCI की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है उस पर BCCI का कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि एशियाई टूर्नामेंट्स के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया और ना ही एशियन क्रिकेट काउंसिल को इवेंट से दस्तबरदारी का कोई इरादा बताया गया है। क्या कहते हैं? मुझे बेचारे इंडियन लोगों के ऊपर हंसी आती है, उनके ऊपर तरस भी आता है, साथ साथ को उनको किस तरह का मीडिया मिला हुआ है जो पहले कभी जो पीछे हालात चल रहे थे उनके ऊपर गलत खबरें देते रहे, अब क्रिकेट के ऊपर आ गया, अब उधर गलत खबरें दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से सुबह उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं बिल्कुल जो है वो एशिया कप से बाइकआउट कर दिया है इंडिया ने, और उसके बाद एकदम से उनके अपने ही जो है वो बोर्ड की तरफ से जो है उसकी तरदीद आ गई है कि वो इस तरह की कोई जिक्र जो है वो नहीं है कि हमने ना ही इस चीज़ की कोई डिस्कशन हुई है अभी तक, अंडर टेबल है, ऑन टेबल आई है इस तरह की चीज़ कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन चले कि एशिया कप को जो हमने बाइकआउट करना है। ना ही हमने कोई लेटर लिखा है उनकी तरफ से कहना है और ना ही हमने इसके ऊपर कोई डिस्कशन किया अभी तक, मतलब डिस्कशन भी नहीं हो तो उन्होंने पहले ही उसको जो है वो बाइकआउट करवा दिया कि हम नहीं खेल रहे या हम नहीं खेलेंगे आगे। तो मेरे ख्याल से ये एक जो प्रोपोगेंडा होता है ना, ये इस तरह करके नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। अब उन्होंने तो इस चीज़ का भी बाइकआउट करवा दिया। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म होगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये है मुझे वो वाला टाइम भी याद है। चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी, साउथ अफ्रीका चली गई, इंडिया में शिफ्ट हो रही है, फलानी जगह शिफ्ट हो रही है, लेकिन उसके अंदर कहीं भी सदाकत नहीं रही और पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी हुई। तो अभी भी यही सीन ही होना है। अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है, मेरे ख्याल से 3-1 मंथ पड़े हैं, तो उसके अंदर जिन जो प्रोडक्शन राइट्स खरीदे हुए हैं उन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ, तो वो इस तरह थोड़ी जाने देंगे। एट द एंड एशिया कप तो होना ही होना है। एशिया कप चाहे इंडिया के बगैर होगा या इंडिया के साथ होगा, तो एशिया कप तो जो है वो करवाने की हर सूरत कोशिश करेंगे कि लॉस कहीं से ना हो या फिर वो टूर्नामेंट, क्योंकि हमने 80s 90s के अंदर भी देखा है कि बगैर इंडिया और श्रीलंका के अंदर भी टूर्नामेंट हुआ, तो इस दफा भी होपफुली इस तरह ही होगा। सर मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। BCCI के जो सेक्रेटरी हैं देवाजीत, वो कहते हैं कि शायद ये मामला अभी तक बहस में नहीं आया, मगर ये भी देखने में आया है कि एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि दोनों को एक ही ग्रुप में रखेंगे, पाकिस्तान इंडिया को। क्या कहते हैं सर, कि डर गए हैं? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखने का मकसद ये है कि उनको 2 मैच मिल जाए। देखिए, क्योंकि चांसेस यही होते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएंगी सेमीफाइनल्स के लिए या क्वार्टर फाइनल्स के लिए, जो भी केस बनता है। तो इसलिए चाहे ICC के हर इवेंट में आप देखेंगे कि कोशिश करती है ICC या एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंडिया और पाकिस्तान को एक ही पूल में रखा जाए, ताकि एक मैच यहाँ मिल जाए और यहाँ से दोनों अगर क्वालिफाई करके ऊपर जाती हैं तो वहाँ सेमीफाइनल में क्लैश हो सकता है, फाइनल में क्लैश हो सकता है। तो ये एक्चुअली रेवेन्यू क्योंकि बहुत जनरेट करते हैं। दूसरा, देखिए, जब तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग नहीं होगी, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, तो ये चीजें तो वहाँ डिस्कस होंगी। आई थिंक इंडियन मीडिया, जैसे आप सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं, तो वहाँ का मीडिया भी जो है ना वो सोशल मीडिया की तरह बिहेव कर रहा है, बगैर सोचे हुए, बगैर उसके किए उन्होंने जनाब वो सेंसेशन फैला देनी है, ताकि वहाँ आपको पता कि आई बॉल्स बहुत हैं, तो वो इस तरह अपनी खबरें भेजते हैं और ज्यादा से ज्यादा आई बॉल्स को अट्रैक्ट करते हैं। सो ये इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, देखें, जो भी चिराग ने एक बात की वो बिल्कुल ठीक कहा, लोगों के स्टेक्स हैं, फाइनेंशियल स्टेक्स हैं। जो भी ब्रॉडकास्टर लेता है अगर कोई भी राइट्स इंडिया के या पाकिस्तान के, उसमें सबसे वो इसलिए वो लेता है कि उसको पता होता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे इंटरनेशनल इवेंट्स में, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो, ये तो वो उससे ही तो वो अपनी वो कमाई करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर यही मैचेस इंडिया रिफ्यूज कर दे, पाकिस्तान रिफ्यूज कर दे, तो फिर तो आई थिंक जब मर्जी चाहे कोई भी टीम रिफ्यूज कर दे। सो ICC या एशियन क्रिकेट काउंसिल इसके ऊपर बड़े सख्त उनको एक्शन लेने चाहिए। कोई भी टीम अगर
बगैर वजह के फिल्मसी ग्राउंड के ऊपर अगर आप कहें जी हम नहीं खेल सकते, हमारे टेंशन है, हालात ठीक नहीं है, आई थिंक इसको नहीं मानना चाहिए। कोई ना कोई एक रूल तय हो जाना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव जो भी सिलसिले हों, हमने ये क्रिकेट जो है ना इसको हमने खेलते रहना है। और जो भी कंट्रीज हमारे एफिलिएटेड मतलब यूनिट्स हैं आईसीसी के या एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो जब भी जो भी टूर्नामेंट हो इन दोनों जो फेडरेशंस हैं इनके अंडर में, तो सबको खेलने चाहिए। सर आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसमें इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ट्रैवल करती है। सुनील गावस्कर ने अभी रिसेंटली कहा कि दोनों टीमों को आपस में खेलना ही नहीं चाहिए, दे शुड बायकॉट द क्रिकेट। तो आई थिंक ऐसी चीज़ें जो हैं वो ओवरफ्लेम करती हैं और फिर जो है वो डिस्कशन में आती हैं। हिना एक चीज़ अपने जहन में रखें कि जो क्रिकेटर्स या जो ये एक्टर्स और ये लोग जो ये बातें करते हैं ना, ये अंडरफियर करते हैं। इनको अपने दुनिया में अपने मुल्क में ये बताना होता है कि वी आर पैट्रियट्स, सो कॉल्ड पैट्रियट्स। तो वो बस हम इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे दें तो वाह वाह हो जाएगा, देखें जी गावस्कर ने ये कह दिया, देखें जी फलाने ने ये कह दिया, वो फलाने एक्टर ने ये कह दिया। तो ये चीजें जो ना इसको इतना सीरियस ना लें, क्योंकि ये मैटर नहीं करते। चाहे जो मर्जी प्लेयर्स बातें करें, चाहे जो मर्जी एक्टर्स बातें करें, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जब आपके फोरम पे जो फोरम है, जैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जब आईसीसी है, इस फोरम के ऊपर जब ऑफिशियल्स जो कि मुंसलिक हैं इन इदारों से, वो जब कोई डिसीजन लेंगे तब कोई बात होगी ना। ये तो अपनी राय का इजहार करते हैं अपने नंबर बनाने के लिए, तो करने दें उन्हें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर एसीसी के फोरम में यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के फोरम में या आईसीसी के फोरम में अगर इंडिया इस तरह की कोई चीज करता है, तो देन आई थिंक बैकलैश आएगा और इंडिया को ही ज़हमत उठाना पड़ेगी, अजीमत उठाना पड़ेगी, क्योंकि दुनिया तो सब खेलने के लिए तैयार होंगे। अगर इंडिया कुछ करेगी तो वो फिर दुनिया भर उसको बुरा भला कहेगी। जैसे भी आप देख रहे हैं रिसेंटली इंडिया की कितनी जगह साई हुई है दुनिया भर में। जी जी बिल्कुल, ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा, जो मीडिया प्रोपेगेंडा है, दैट्स अफेक्टिंग देयर इमेज एंड द क्वालिटी ऑफ द जर्नलिज्म दे हैव बीन डूइंग। अच्छा सर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल के, क्योंकि हम बाय द एंड ऑफ द डे पीएसएल का जो पॉइंट टेबल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है टीम्स के हवाले से। ग्लैडिएटर्स जो हैं वो 15 पॉइंट्स के साथ इज़ ऑन द टॉप, और उसके बाद किंग्स आ रहे हैं जिनके 12 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद आ रहे हैं कलंदर्स जिनके 11 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद आई यूनाइटेड विद 10 पॉइंट्स। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन द पॉइंट टेबल? देखिए, इस सारे सिनेरियो में अगर आज के आप मैच को देखें ना, तो आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का जो मैच है, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत जाती है और अगर नेट रन रेट पे वो आगे बढ़ जाती है कराची किंग्स से, तो ये नंबर 2 पे फिनिश करेगी। देखिए, इस वक्त तो जो सिचुएशन बन रही है, बहुत बड़ी आराम से बैठे हुए हैं कराची किंग्स नंबर 2 के ऊपर जी। कराची किंग्स अगर ये मैच जीत जाती है तो कराची किंग्स ऑटोमेटिकली नंबर 2 पे ही रहेगी। 1 और 2 का मैच होना है और 3 और 4 का मैच होना है। इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं। अगर 3 और 4 पे ये खेलती हैं तो आई थिंक इनमें से एक अच्छी टीम तो बाहर होगी ना। इसी तरह कराची किंग्स और जो खेलेगी अगर नंबर 1 पे जो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स है, तो उसमें से अगर जो भी टीम हारेगी तो उसके पास एक मैच मौजूद है। 3 और 4 के पास जो टीम हारेगी उसके पास कोई मैच नहीं है। तो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड पूरी कोशिश करेगी कि अगर वो यहाँ से अच्छे मार्जिन के साथ कराची को जीते तो नंबर 2 पे फिनिश कर सकते हैं। कराची किंग्स की कोशिश। सर ये भी याद करें, इस्लामाबाद पिछले 4 मैचेस इसी 10 पॉइंट के ऊपर अटका हुआ है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो अपनी गलतियों से चिराग, वो तो अपनी गलतियों से ना उन्होंने इतना कैजुअल लिया, इतना इजी ले लिया। 5 मैच वो जीतते हुए आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने दुनिया फतह कर लिया है, वो रिलैक्स हो गए। तो बस वो फिर वो सो गए खरगोश की तरह, कछुआ मैच जीत गया। तो एनीवे, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब आप वो अपना रीग्रुप कर रहे होंगे, लेकिन वो काफी दिनों के बाद मैच खेलेंगे। कराची किंग्स ऑलरेडी खेल चुकी है मैच, तो कराची किंग्स को एज डेफिनेटली होगा। फील्डिंग एक मुझे इशू नजर आती है। देखें, कल भी अगर शावर ज़ालमी हारी है, 123 रन वो कर गई थी जी सर। अगर वो फील्डिंग के लैप्सेस ना करती तो ये 120-25 ही होने थे लाहौर कलंदर के। सो ये इशू आज भी इस मैच में नजर आएगा। फील्डिंग बड़ी बिल्कुल ऐसा ही है, और देखना ये है कि आज का जो आखिरी ग्रुप स्टेज मैच है उसका क्या नतीजा निकलता है। तो नजरें तो दोनों टीमों पे हैं, क्योंकि दोनों टीमों ही इस वक्त हॉट फेवरेट चल रही हैं, और आज के मैच के बाद ही पता लगेगा कि क्या पॉइंट्स टेबल की पोजीशन बनती है। खैर, दोनों टीमों ने ऑलरेडी क्वालिफाई तो कर लिया हुआ है। मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।